हेलो ऑफिसर्स, मैं हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स क्लासेस पर, जिसमें हम सफलता सीरीज के अंतर्गत रीजनिंग का सिलेबस डिस्कशन आपके सामने लेकर के आए हैं। साथ ही साथ हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग अध्यापकों की टीम के द्वारा सभी जो विषय हैं उनका अध्ययन कार्य आपको सफलता बेस के अंतर्गत करवाया जाएगा। जैसे कि कुछ विभिन्न प्रकार के एग्जाम हैं जिनका हम यहाँ पर सिलेबस को कवर करेंगे। ऑल राजस्थान एग्जाम्स हैं, उसके अंतर्गत आप देखेंगे एलडीसी, पीटीईटी, बीएसटीसी, वीडियो, एसआई, सीईटी, पटवार, फॉरेस्ट गार्ड एटसेट्रा, जितने भी आपके राजस्थान के एग्जाम हैं उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। साथ ही साथ जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, जैसे कि रेलवे में आरपीएफ हुआ, एसआई, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी के जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जितने भी सिलेबस आपके सामने आ रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए परवेज जी सर, नदीम जी सर जनरल साइंस के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए मैं स्वयं आप लोगों के सामने आऊँगा। इसके अलावा रमेश जी सर भी जनरल साइंस के लिए होंगे और राजस्थान के हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स के लिए अलग अलग, जैसे कि राजस्थान की हिस्ट्री के लिए आपके सामने अरविंद जी योगी सर आएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस पर, जिसमें अभी आप लोग देखेंगे राजस्थान में एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है बीएसटीसी करने के लिए, जिसका 9 जून को एग्जाम प्रस्तावित है। उसकी तैयारी यहाँ पर आप कंप्लीट तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, आपको किसी भी कोर्स को परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करते हैं राजस्थान आने वाले सभी एग्जाम, इंडिया में आने वाले सभी एग्जाम, जिसमें भी आपको ये विषय कहीं पर भी दिख जाए, इस विषय को छोड़ना ही नहीं है। चाहे ये 20 नंबर का हो, चाहे ये 30 नंबर का हो, चाहे ये 40 नंबर का हो, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आज हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, आपको सिलेबस डिस्कशन से ही पता चल जाएगा कि हम जो कारवा है वो कहां तक जाने वाला है। आप लोग देखिए, यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। अब आप कहेंगे सर ये तीनों क्या चीज है, तो हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की। तो वर्बल रीजनिंग आप कहेंगे जिसमें हम शाब्दिक रीजनिंग, हिंदी में इसे कहा जाता है शाब्दिक तर्क शक्ति, शाब्दिक तर्क शक्ति से कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की, नॉन वर्बल रीजनिंग की, उसमें हम अशाब्दिक तर्क शक्ति, क्या कहा जाता है, अशाब्दिक तर्क शक्ति से कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में आप लोग देखेंगे तार्किक तर्क शक्ति को। अब आप कहेंगे सर शाब्दिक में क्या आता है, अशाब्दिक में क्या आता है और तार्किक में क्या आता है, थोड़े इनके बारे में डिटेल से समझाइए। देखो, वर्बल रीजनिंग, अगर किसी एग्जाम में 30 नंबर की रीजनिंग है तो 20 से 24 प्रश्न आपको वर्बल रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न 3 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। फिर आप कहेंगे सर 30 नंबर में ये सभी आ गए हैं, तो नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट किस तरीके से कवर होता है। तो मैं कहता हूं किसी एग्जाम में 1 प्रश्न देखने को मिलता है, किसी में 2 देखने को मिलते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 0 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले नॉन वर्बल रीजनिंग की इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, परंतु अब कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों से यहां से पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, नॉन वर्बल में कौन कौन से आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम कूट लेखन और कूट वाचन के नाम से जानते हैं, कूट वाचन के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे सर इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आते हैं। जैसे मैं लिखता हूं PEN, जैसे कि PEN को QFO लिखा जाता है, तो RAM को क्या लिखा जाएगा, इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो कोडिंग डिकोडिंग के अंतर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अल्फाबेट टेस्ट की। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फाबेट टेस्ट की, जिसे हम वर्णमाला परीक्षण कहते हैं, अब आप कहेंगे सर
वर्णमाला परीक्षण इसमें भी तो आती है। तो मैं कहूंगा इसमें वर्णमाला परीक्षण आती है, परंतु यहां पर किसी का संबंध किसी से पूछा जाता है, परंतु अल्फाबेट टेस्ट के अंतर्गत आपसे जो प्रश्न किए जाते हैं उसमें यह कहा जाता है एच के बाएं तीसरा स्थान, एच के दाएं छठा स्थान, इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो अल्फाबेट टेस्ट के अंतर्गत पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम सीरीज की, जिसे हिंदी में श्रृंखला कहा जाता है, जिसे हिंदी में श्रृंखला कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। अब आप लोग कहेंगे सर लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और रिपीटिंग सीरीज, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से भी बताइए। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग पहले बहुत सरल बनती जा रही थी, लेकिन अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें नए नए कोडिंग डिकोडिंग के रूप आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टार इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें 3 से 4 प्रश्न आपको कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिलते हैं। अल्फाबेट टेस्ट के 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है, सीरीज का प्रश्न भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, एनालॉजी का प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ब्लड रिलेशन का मात्र 1 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं लेटर सीरीज की। लेटर सीरीज के अंतर्गत कैसे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि एच जे एल, अगला जो अक्षर होगा वो कौन सा अक्षर होगा, इस तरीके के प्रश्न आपको लेटर सीरीज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं नंबर सीरीज की। तो नंबर सीरीज की जैसे कि बात करें 17 की बात करते हैं, फिर 20, 23 और आगे जो सीरीज होगी यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिपीटिंग सीरीज की। आप लोगों ने प्रश्न देखे होंगे, जैसे कि प्रश्न बनता है ए बी डैश ए बी डैश डैश ए बी ए बी, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे। आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि यहाँ पर ए बी की रिपीटिंग हो रही है, ए बी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको ए बी और ए बी, इस तरीके के प्रश्न आपको सीरीज के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं एनालॉजी की। एनालॉजी जिसे हम सादृश्यता के नाम से जानते हैं, जिसे हम सादृश्यता के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, सादृश्यता में किस प्रकार के, जैसे कि मैं बात करता हूं जयपुर का संबंध राजस्थान से है, उसी प्रकार एक प्रश्न आपसे कहा जाता है कि भोपाल का संबंध किससे होगा, भोपाल का संबंध किससे होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसी प्रकार भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको सादृश्यता एनालॉजी में देखने को मिलते हैं। काका का, मामा का, ताऊ का, फूफा का बेटा, सभी के जो प्रश्न हैं, जो रक्त संबंधी प्रश्न हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिएगा बेटा, सादृश्यता का एक प्रश्न आपको, एनालॉजी का प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलता है। हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम जिसे हम वेन आरेख के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं एक प्रश्न, बहुत ही साधारण सा प्रश्न लेकर के आपके सामने बताता हूँ, भारत, राजस्थान और जयपुर। जैसे कि भारत के अंदर है राजस्थान और राजस्थान के अंदर है जयपुर, तो ये तो हो गया है जयपुर का। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये हो गया है आपके राजस्थान का, और इसे जो बाहर वाला ग्राफ है ये हो गया है आपके भारत का। इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं सिलोजिज्म, न्याय वाक्य की। हम बात करते हैं न्याय वाक्य की। आप कहेंगे सर न्याय वाक्य में किस तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। हम कहते हैं, इसे कहा जाता है न्याय वाक्य। जैसे कि कुछ आम पापड़ है, कुछ पापड़ केले हैं, इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो सिलोजिज्म से देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रैंकिंग टेस्ट की। रैंकिंग टेस्ट कर्म परीक्षण। अब आप कहेंगे सर ये प्रश्न कैसे करने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि 10 मित्र एक रेखा में, एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो टीना मीना के बाएं तीसरी है, टीना और मीना दोनों छोरों पर नहीं है। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपको कर्म परीक्षण में देखने को मिलते हैं। क्यूब एंड डाइस, घन और पासा, घन और
पासा। घन और पासे में आप लोग बताएंगे जैसे कि साधारण पासा कैसा होता है, मानक पासा कैसा होता है, पासे पर विपरीत अंक किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की, बैठक व्यवस्था। जैसे कि एक सर्कल में 6 सहेलियां बैठी हुई है, सभी का मुंह केंद्र की ओर है, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। रीना मीना के दाएं तीसरी है, मीना टीना और रमेश के दाएं बैठी है, टीना और रमेश के दाएं बैठी है, मध्य में बैठी है। इस तरीके के जो प्रश्न है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिलता है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। ये प्रश्न आपको हमेशा और हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिलता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्योंकि इसमें आपको गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से, जैसे कि वो कह देता है प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को गुणा कहा जाता है, माइनस को गुणा कहा जाता है, गुणा को भाग कहा जाता है, तो कौन सा उसके बराबर होगा। तो इसके लिए आप लोगों को जो नियम याद होना चाहिए वो होना चाहिए बोडमास का नियम, जिसे मैं बदमाश का नियम कहता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदमाश है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं डायरेक्शन टेस्ट। इस प्रश्न को तो आप लोग सभी जानते होंगे, दिशा परीक्षण, क्योंकि कंपास वगैरह आप सभी ने चलाया होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद में वह दाएं घूम जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद में फिर वह दाएं घूम जाता है, फिर वह सोचता है कि अब मुझे बाएं घूमना है और वो बाएं घूम जाता है। तो बताइए वह व्यक्ति अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हम बात करते हैं उत्तर की, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। अब आप लोग बता पाएंगे कि वो किस दिशा की ओर जा रहा था, तो आपका उत्तर होगा वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। हम बात करते हैं घड़ी परीक्षण की, क्लॉक टेस्ट। इसमें आप लोग देखेंगे मिरर इमेज, इसमें आप लोग देखेंगे मिरर इमेज, इसमें आप लोग देखेंगे वाटर इमेज, मिरर इमेज और वाटर इमेज, इन दोनों प्रश्नों को आप यहां पर देखेंगे। कैलेंडर की हम बात करते हैं। कैलेंडर में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि प्रश्न पूछ लिया जाता है 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। आज क्या वार है, 21 दिसंबर 2023 को क्या वार था। इसके अलावा आज सोमवार है, तो 8 दिन बाद कौन सा वार होगा। इस तरीके के जो भी प्रश्न हैं वो आपको कैलेंडर में देखने को मिलते हैं, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जिसे हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है, जिसे मैं ओड वन आउट भी कह सकता हूं, अब आप कहेंगे सर ओड वन आउट का मतलब क्या है। जैसे कि आपको चार श्रृंखलाएं दे दी जाएंगी, 4 चीजें आप लोगों को दे दी जाएंगी और आपको विभिन्न छांटना है, अलग छांटना है। जैसे कि मैं बात करता हूं, एक प्रश्न देता हूं, भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी। अब आपको इन चारों में से ओड वन आउट छांटना है कि इन चारों में से अलग क्या है। अब आप लोग कहेंगे सर राजस्थान भी भारत में आता है, मध्य प्रदेश भी भारत में आता है, यूपी भी भारत में आता है, ये सभी राज्य हैं, परंतु ये देश है, तो यहाँ पर जो भारत होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं पजल, जो आपका दिमाग घुमा दे, जिसे हम पहेली परीक्षण कहते हैं। फिर हम बात करते हैं उसके आगे मैट्रिक्स की, जैसे कि आप लोगों ने प्रश्न देखे होंगे, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों ने देखे होंगे। इसका अधिकतर प्रश्न आपको मैट्रिक्स का जो प्रश्न है वो आपको मिसिंग नंबर्स में देखने को मिलता है। उसके बाद में हम बात करते हैं मिसलेनियस की, जिसे हम कहते हैं विविध। अब आप कहेंगे सर इसके अंतर्गत कौन कौन से जो भी प्रश्न है जो इसमें नहीं आए हैं, रीजनिंग के माध्यम से हल नहीं कर सकते हैं, वो सभी प्रश्नों को हम विविध में देखेंगे। जैसे कि एक फार्म है, उसके अंदर कुछ मुर्गियां और कुछ व्यक्ति हैं, उनके सिरों की संख्या ज्ञात करना, उनके पैरों की संख्या ज्ञात करना। जैसे कि एक सेमिनार हॉल में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, सभी व्यक्तियों ने सभी से हाथ मिलाया है, तो मिलने वाले हाथों की संख्या कितनी थी, उस सभी प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आगे, आप लोग देखेंगे
नॉन वर्बल रीजनिंग में अब आप कहेंगे सर एनालॉजी तो हमने पहले भी पढ़ ली, सादृश्यता तो हमने पहले भी पढ़ ली, लेकिन पहले और अब में अंतर क्या है? तो पहले हमने जो पढ़ा था वो शाब्दिक था, अब है अशाब्दिक। अब आप कहेंगे सर अशाब्दिक का मतलब, ये जो प्रश्न आएंगे वो किससे रिलेट करते हुए आएंगे? आकृति से रिलेट करते हुए आएंगे। किससे रिलेट करते हुए आएंगे? आकृति से। जैसे कि सादृश्यता में आपको 4 आकृतियां दी जाएंगी, 2 आकृतियां, 4 आकृतियां, एक आकृति का संबंध जिस आकृति से होगा, इसी प्रकार इस वाली आकृति का संबंध इस वाली आकृति से होगा, आपको ये चेक करके बताना है। उसके बाद में आप बात करें वाटर इमेज की, उसके बाद में आप बात करें वाटर इमेज की, जिसे हम जल प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे हम जल प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज की बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब इसे कहा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब इसे कहा जाता है। जब आपको ये दोनों आ जाएंगे उसके बाद ही आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग। अब हम बात करते हैं काउंटिंग फिगर की। जैसे कि यहां पर हमारे पास में कुछ ट्रिक भी हैं, जैसे कि इस त्रिभुज में होने वाले, बनने वाले जितने भी त्रिभुज हैं उनकी संख्याएं क्या होगी? तो आपको 1 और 2 इन दोनों को जोड़ देना है, तो कितने त्रिभुज आपके सामने बन करके नजर आएंगे? 3 त्रिभुज। अब आप कहेंगे फिर 3 कैसे? तो देखिएगा मैं यहां पर आपको बताता हूं, 1 2 और ये बाहर वाला 3। आपको शायद पता चल गया होगा। अब बात करेंगे, अगर सर ऐसा नहीं, अगर ये पूछ ले तो हम क्या करेंगे? तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, 1 2 3 4 इन सभी को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 त्रिभुज आपके इस आकृति में टोटल बन करके नजर आएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं इनकम्प्लीट फिगर की। इनकम्प्लीट फिगर या इनडेडिट की बात करते हैं, तो यहां पर आप लोग देखेंगे इनकम्प्लीट फिगर आकृतियों को पूरा करना, छूटी हुई आकृतियों को बताना। इसके बाद में हम बात करते हैं सीरीज की। वही चीज कि सीरीज आपने पहले भी देखा है, परंतु आकृतियों की सीरीज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि ये कोई आकृति है, ये आकृति इस तरीके से घूम गई है, आगे किस तरीके से घूमेगी आपको बताना होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट की, कोर्स ऑफ एक्शन की, कॉज एंड इफेक्ट की और डिसीजन मेकिंग की। आप लोग देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग, इस प्रश्न को करने में सबसे ज्यादा जो समस्याएं होती है वो अजम्पशन वाले में, कोर्स ऑफ एक्शन में, कॉज एंड इफेक्ट में और डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को समस्याएं देखने को मिलती है। हम बात करते हैं कथन और निष्कर्ष की। कथन और निष्कर्ष की हम बात करते हैं, किस तरीके का कथन रहेगा, किस तरीके से निष्कर्ष रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कथन और निष्कर्ष की, उसके बाद हम बात करते हैं कथन पूर्व धारणाएं, तर्क, उसके बाद में कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन के बाद में कॉजेज एंड इफेक्ट, उसके बाद में हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग। जैसे कि मैं एक तर्क बताता हूं जो बहुत सी किताबों में पहला ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है। उस प्रश्न में आप लोगों से कहा जाता है कि सभी विश्वविद्यालयों में जो चुनाव है उसे बंद कर दिया जाना चाहिए, परंतु आप लोग वहां पर क्या तर्क देते हैं कि नहीं, देखो तर्क आपको देना पड़ेगा, नहीं इससे हमें लीडर मिलना बंद हो जाएंगे। और दूसरा आप लोग आपको बताना सोच करके कि क्या आप उत्तर दे पाएंगे कि पहला जो प्रश्न का आंसर आप लोग दे सकते हैं वो यह दे सकते हैं कि इससे हमें लीडर मिलना बंद हो जाएंगे, और दूसरा आपका प्रश्न का जो उत्तर हो सकता है वो यह हो सकता है कि हाँ कर देना चाहिए क्योंकि इससे पढ़ाई बाधित होती है। पूर्व धारणा की हम बात करते हैं, जैसे कि मैं एक प्रबंधन के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ मान के चलिएगा, तो यहाँ पर मैं कहता हूं कि कल से आने वाले जो देरी से आने वाले अध्यापक हैं उनकी सैलरी से 10% काट लिया जाएगा, जो भी अध्यापक देरी से आएगा उसका 10% काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो ऑप्शंस इस प्रकार को देखने को मिलते हैं कि प्रबंधन कठोर है और दूसरा कुछ अध्यापक देरी से आते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन की, जैसे कि एक ग्रामीण क्षेत्र में
एक कार के द्वारा कुछ व्यक्तियों को कुचल दिया गया। उससे क्रोधित होकर के ग्रामीणों ने सड़क का जो रास्ता है उसे बाधित कर लिया है। तो वहां के एसडीएम डिप्टी जो हैं वो उस पर किस तरीके से एक्शन लेंगे, आंसू गैस के गोले दाग करके उनको तितर बितर करेंगे, या फिर उन्हें आश्वासन देकर के कि हम गुनहगारों को पकड़ेंगे और वहां से उन्हें जाने का कहेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं, इन सभी के बाद में जो भी आप लोगों के सामने रह जाते हैं, रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है वो अगर आप लोग कोई अगर रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। उन सभी टॉपिकों को भी हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। इसी के साथ आज हमारी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम जो हमारे रीजनिंग का पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।